नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। बिहार में आवेदन हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में परीक्षा होने वाली है और अन्य राज्यों में जल्दी ही विज्ञापन आने की संभावना है। सामान्यतः होता क्या है कि एक आम प्रतियोगी छात्र जो होता है, जब विज्ञापन आता है तब वह तैयारी करना शुरू करता है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी है कि हमें पहले से ही किसी भी परीक्षा की व्यवस्थित तैयारी करनी चाहिए और हमारे पास एक बेहतरीन रणनीति भी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर। उसमें मैं कुछ आपको रणनीतियाँ भी बताऊंगा, प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा और कुछ अपने अनुभव भी साझा करूंगा कि आप कैसे व्यवस्थित तैयारी करके सफल हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। पहली बात तो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरी है या जो पद है उसका सोसाइटी में आकर्षण तो है, लेकिन उसको लेकर कुछ बातों को लेकर डर भी है, भय भी है। जैसे आप देखेंगे, एक तो प्रक्रिया को लेकर कि जो इसकी प्रक्रिया है लोग मानते हैं बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा समय चला जाता है। जनरली लोग मानते हैं कि आप उम्र के एक लंबे पड़ाव के बाद इसमें कामयाबी पाते हैं। दूसरी बात यह है, एक अनिश्चितता का वातावरण रहता है, क्योंकि बहुत देर से विज्ञापन आते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे किन्हीं राज्यों में 10-10 वर्षों में विज्ञापन आते हैं। तो एक अनिश्चितता बनी रहती है कि अगर विज्ञापन नहीं आएगा तो हम अपने सपने को पूरा कैसे करेंगे। उसके अलावा तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण होती है, जो आपकी पृष्ठभूमि होती है वह भी अलाउ नहीं करती है कि आप एक लंबा वक्त तैयारी में नहीं खपा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को लेकर। लेकिन वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को लेकर कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये बात आती है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर आखिरकार क्यों बने, तो मेरा तो मानना है, पहली बात, आप कुछ भी बनते हैं तो आप देखें कि आपकी प्रकृति कैसी है। आप किसी भी पेशे का चुनाव करें, किसी भी नौकरी का चुनाव करें, किसी भी कैरियर का जब चुनाव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका नेचर क्या है। कहीं आप बाई चांस तो उसमें नहीं आ गए हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी सेक्टर में जाएं तो बाई चॉइस जाएं, आपकी इच्छा जिसमें है, आपकी रुचि जिसमें है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बने, अगर इस पहलू पर मैं सोचता हूं तो पहली बात तो इसमें सुकून बहुत है, जो इसे आप कह सकते हैं कि सुकून, सुख बहुत ज़्यादा है। कैसे? इसमें पढ़ने पढ़ाने का सुख है। आप आसानी से खूब पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने का खूब शौक है, पढ़ने पढ़ाने का शौक है। समाज को कुछ देने का सुख है। जो नई पीढ़ी है उसको सींचने का सुख है, उसको कुछ नया सिखाने का सुख है, वह बहुत सुकून है। उसको आप एक लेक्चर के बाद आप महसूस करते हैं कि यह मेडिटेशन जैसा है। उसके अलावा इसमें आप अपनी मौलिकता जाहिर कर सकते हैं लेखन के माध्यम से। आपकी जो रचनात्मकता है, रचनात्मक क्षमता है, वह भी प्रस्फुटित होकर बाहर आती है। इसके अलावा इस नौकरी के द्वारा आप एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। गरिमापूर्ण जीवन तब होता है कि जब आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताएं हो, आसानी से पूरी हो जाएं। उसमें सभी प्रकार की आवश्यकताएं, आपकी आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जितनी भी आवश्यकताएं वो पूरी होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए इसमें ढेर सारा आपके पास समय मिल जाता है, जिससे आप आराम से रहते हैं। उसके अलावा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में सुकून है और गरिमापूर्ण जीवन भी है और एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। जनरली आप देखेंगे समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को, आप देखेंगे। लेकिन जो ये आकर्षण है यह कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का भय है, मैंने वो आपको पहले ही बताया। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत बड़ी दिक्कत जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, कि सटीक मार्गदर्शन का अभाव है। चाहे वह सिविल सेवाएं हो, चाहे जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आप देखेंगे सटीक मार्गदर्शन का अभाव है। बाजार में ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है, कोचिंगों का एक प्रकार से पूरा बाजार है, लेकिन तब भी आप देखेंगे सटीक मार्गदर्शन नहीं मिलता है कि आप व्यवस्थित तैयारी कैसे करेंगे। दोनों पक्षों की अपनी अपनी गलतियां होती हैं। तो आप देखेंगे कि हमें पहले समझना चाहिए कि प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया में दो बातें हैं, एक तो सीधी भर्ती होती है, एक परीक्षा कराई जाती है। सीधी भर्ती का मतलब है कि डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है। सामान्यतः जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें जो प्राथमिकता दी जाती है आपकी एपीआई को दी जाती है।
आपको पता है कि जब आप पीजी करते हैं उसके बाद आप शोध करते हैं। शोध के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम पास करना होता है। आप पीएचडी में इनरोल होते हैं। अभी तो एमफिल समाप्त कर दिया गया है, तो आप पीएचडी में इनरोल होते हैं। किसी एक टॉपिक का चुनाव करते हैं, उस पर आप रिसर्च करते हैं। अगर आप नेट रहते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको कुछ फेलोशिप मिलती है। अगर जेआरएफ रहते हैं तो यूजीसी द्वारा आपको फेलोशिप मिलती है। तो अगर आप नेट जेआरएफ होते हैं और पीएचडी करते हैं तो जब आपकी पीएचडी पूरी हो जाती है तो एपीआई में उसको आपका नंबर मिलता है। उसके अलावा जब आप शोध करते हैं तो आपको रिसर्च का पब्लिकेशन करना होता है। जो आप शोध करते हैं उस पर रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, अलग अलग विषयों पर आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसका आप प्रकाशन करते हैं। यूजीसी की केयर लिस्ट है उसमें प्रकाशन करते हैं तो उसमें आपको नंबर मिलता है। इसके अलावा आप किताबों का भी जो पब्लिकेशन करते हैं, खुद लिखते हैं या उसका संपादन करते हैं, उसका भी नंबर आपके एपीआई में जुड़ता है। उसके अलावा आप सेमिनार, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें अटेंड करते हैं, उसका भी नंबर आपके एपीआई में जोड़ा जाता है। और ये सारी चीज़ें एपीआई के आधार पर आपका इंटरव्यू होता है और उसमें आपके विषय से सवाल पूछे जाते हैं। आपकी जिसमें विशेषज्ञता है उसमें सवाल पूछे जाते हैं, उसके आधार पर आपका चयन किया जाता है। तो सामान्यतः आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप, और इसमें आरोप भी लगाए जाते हैं। आरोप इस बात का लगाया जाता है कि इसमें भाई भतीजावाद और तमाम प्रकार की जो भ्रष्टाचार के जो विविध रूप हैं वो शामिल रहते हैं। कुछ हद तक बातें सही भी हो सकती हैं, कि जो र्यूमर्स होते हैं सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी स्वीकार करनी होगी कि हमने शोध की दिशा में बहुत बेहतर कार्य नहीं किया है। तो जो हमारे शोध मित्र भी कर रहे मित्र भी जो हैं, हमने ऑब्जर्व किया है कि शोध में वो ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। शोध में मौलिकता की कमी है। आप देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम खर्च किया जाता है हमारी सरकारों द्वारा, और हम उसमें बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, बहुत मन से शोध भी नहीं करते हैं। तो एक सिरे से सरकारों पर, सिस्टम पर भी आरोप मर देना सही मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा के जरिए आपकी भर्ती होती है। यह आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं उनके द्वारा भर्ती की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, उसके द्वारा भर्ती की जाती है। बिहार में भी यही स्थिति है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोग हैं जिनके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाती है। उसमें यूपी के बारे में अभी मैं व्यवस्थित आपको बताऊंगा। एमपी में क्या होता है, मैंने एग्जाम दिया भी था, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू वहाँ पर नहीं होता है, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी की मेरिट बनती है, उसके आधार पर आपका चयन किया जाता है। जनरली आप देखेंगे जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वह बहुत टफ नहीं होती है, लगभग फैक्चुअल होती है। उत्तराखंड में भी यही स्थिति होती है, परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है। छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में यही स्थिति है। बिहार में तो एपीआई के माध्यम से होता है। तो कुछ राज्यों की अपनी प्रक्रियाएं हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं स्पेशल भी पूछा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ स्पेशल का प्रावधान किया जाता है। उत्तराखंड में भी कुछ सवाल, एमपी में भी कुछ रहते हैं। ये प्रक्रियाएँ रहती हैं। उसके अलावा अगर हम फिर बात करें उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में विज्ञापित होने हैं पद और ढेर सारा पद आने वाला है, लगभग 4500 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि अभी तो निदेशालय में बात ही चल रही है कि एक बड़ी संख्या है जिस पर भर्ती होनी है। तो उत्तर प्रदेश में परीक्षा होती है और साक्षात्कार होता है। परीक्षा जो होती है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 200 अंकों का होता है। ये जो 100 प्रश्न होते हैं इसमें जो आपके 70 प्रश्न रहते हैं, 70 प्रश्न जो रहते हैं आपके विषय से रहते हैं, और जो 30 प्रश्न रहते हैं यह सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। और इसका व्यवस्थित रूप से सिलेबस है, उसको आपको ध्यान देना होगा। तो 70 प्रश्न आपका जो विषय है जिसमें आपने पीजी किया है, रिसर्च किया है, नेट क्वालिफाइड है, और 30 प्रश्न है। और आप जानते हैं परीक्षा आपको देने के लिए आपके पास सिर्फ योग्यता होनी चाहिए नेट। किसी भी कमीशन का आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए आप जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको आपको पास करना होता है। तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। उसके बाद 30 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है जिसमें बोर्ड में विविध प्रकार के आपसे सवाल, आपके विषय से, आपकी रुचियों से, आपके शोध से सवाल पूछे जाते हैं। तो इतनी चीज़ों को जानने के बाद महत्वपूर्ण बात ये आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सफल होने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जब कोई भी फॉर्म आता है तब वह परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, या वर्ष भर प्रतियोगी छात्र, व्यक्तिगत मजबूरियां भी हैं लेकिन कुछ गलतियां भी करते हैं कि आपका कमिटमेंट नहीं रहता है। तो उसमें होता क्या है कि लगातार भागते रहते हैं, परीक्षा के मोड में साल भर रहते हैं, तो व्यवस्थित तैयारी नहीं हो पाती है। और पद आप जानते ही हैं कम आते हैं तो संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि आपका जो
कंपटीशन है, जो बड़े बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे होता है। तभी लोग कहते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वह बहुत उम्रदराज लोग होते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पहली बात तो आप पाठ्यक्रम को देखें, आप सिलेबस को देखें। किसी भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है तो आप सिलेबस को ध्यान देंगे कि पाठ्यक्रम क्या है उस परीक्षा का। असिस्टेंट प्रोफेसर के का जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लें, या आप ढेर सारी गाइड आती हैं उसमें दिया रहता है, उसको आप देख लें। तो पाठ्यक्रम का व्यवस्थित अध्ययन करें, जितना भी पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसका व्यवस्थित अध्ययन करें। और मैं बताऊं कि आप देखेंगे कि नेट से बहुत ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता है, कम ही स्टैंडर्ड होता है, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। व्यवस्थित अध्ययन करने का मतलब ये होता है कि आप प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें, जितने भी खंड हैं उनकी आप प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें, जिससे कि फैक्चुअल नहीं बल्कि जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, उनको आप आसानी से हल कर पाएँ। इसके अलावा जो परीक्षा में, पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप ध्यान दें। उनको पढ़ने से ये होगा कि आप जो उसका मानक है, जो परीक्षा का मानक है, जो क्वेश्चन के मानक हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उसको आप पकड़ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपकी जो परीक्षा होनी है उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा। तो आसानी से स्टैंडर्ड जब आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको किन सामग्रियों का चुनाव करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे व्यवस्थित स्वरूप देना है। इसके अलावा रिवीजन करें, जो पूर्व प्रश्न है उनका भी रिवीजन करें, और आप अब इसमें जो व्यवस्थित अध्ययन करने के बाद आप खुद अपना नोट्स बनाएं और उस नोट्स का भी रिवीजन करें। और जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे ज़्यादातर प्रश्नों का दोहराव भी रहता है, इस पर विवाद भी रहता है। तो जो प्रश्नों का दोहराव होता है तो अलग अलग कमीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप पढ़ें, नोट डाउन करें। इसके अलावा नेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आप व्यवस्थित रूप से पढ़ें। तो रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यह रिवीजन रट्टा मारना नहीं होना चाहिए। यह रिवीजन व्यवस्थित अध्ययन के बाद होना चाहिए, या किसी एक गाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो इतनी ढेर सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि इनको समझकर, इनको अप्लाई करके आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। आगे और मुद्दों पर, विषयों पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।